बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिजिकल चेंजेस व्हिच यूजुअली अकर अराउंड अस आर गिवन इन द टेबल। तो जो फिजिकल चेंजेस हैं, जो तबई तब्दीलियां हैं जो आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, वो टेबल में दी गई हैं। राइट डाउन वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इनके सामने लिखें कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, यानी कि इनके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है या हीट जो है वो रिलीज होती है। फर्स्ट वन है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू एनहाइड्रस साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट एक ऐसा साल्ट है जिसकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर पानी भी शामिल होता है, और एनहाइड्रस साल्ट एक ऐसा साल्ट है, ऐसा नमक है जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पानी जो है वो शामिल नहीं होता। तो हमने हाइड्रेटेड साल्ट से एनहाइड्रस साल्ट बनाना है, यानी कि हमने पानी को रिमूव करना है। अब जो पानी है, जाहिर सी बात है, उसने कुछ ना कुछ बॉन्ड जो है वो बनाए होंगे साल्ट के साथ क्रिस्टल के अंदर। तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है हमें जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सो इट इज एन एंडोथर्मिक चेंज। दूसरे नंबर पर है बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलाना। तो कंबस्चन या जलाने का कोई भी अमल किया जाए तो उसके दौरान जो है वो हीट रिलीज होती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद है वेपराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, आपने उसके वेपर्स बनाने हैं। वेपराइजिंग का मतलब है कि लिक्विड से गैस में चेंज होना। तो जब भी कोई चीज लिक्विड से गैस में चेंज होती है तो उसके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तो वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस में तब्दील हो जाती हैं। तो इस अमल के लिए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो इस अमल को भी हम एंडोथर्मिक ही कहेंगे। उसके बाद है इवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है, तो ये इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो ये डायरेक्ट ही गैस के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती है, इसके वेपर्स बन जाते हैं। तो किसी भी चीज का सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो गैस में चेंज होना, इस अमल को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखें कि जो ड्राई आइस है या कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड फॉर्म में इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, लेकिन जैसे ही इसे हीट मिलती है तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं। तो इस अमल के लिए भी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स। जो मेटल्स धाते हैं जैसा कि आयरन और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी का गुजरना, तो ये ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है, ना ही इसमें जो है वो हीट रिलीज होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ना ही इसके अंदर कोई बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और ना ही कोई नए बॉन्ड जो है वो बन रही हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह में से गुजरती है तो जो वायर्स वगैरह हैं वो गर्म हो जाती हैं। वो इस वजह से, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है गुजरते वक्त। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। तो उस वजह से वायर्स वगैरह आपको गर्म नजर आती हैं, तो इसको हम एक्सोथर्मिक कह सकते हैं, लेकिन ये ना ही एंडोथर्मिक है और ना ही एक्सोथर्मिक है। तो वो जो हीट वगैरह रिलीज हो रही है वो बॉन्ड के टूटने या नए बॉन्ड के बनने से नहीं हो रही। वो जो हीट है वो तो जो इलेक्ट्रिसिटी को अपोजिशन मिल रही है, रुकावट मिल रही है, उसकी वजह से जो है वो हीट जो है वो पैदा होती है। नेक्स्ट है डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl को अगर हम पानी के अंदर हल करें, तो जब हम इसको पानी के अंदर हल करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है, इसके अंदर जो आयोनिक बॉन्ड है अमोनियम और क्लोराइड के दरमियान, वो जो है वो ब्रेक होगा। तो जो आयोनिक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट जो है वो देनी पड़ेगी, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड्स। बादलों से बारिश का बनना। देखें जो क्लाउड्स हैं वो आपके पास गैस फॉर्म है पानी की, जो बारिश है, रेन है, वो लिक्विड फॉर्म है। तो इसका मतलब पानी जो है वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
कंडेंसेशन का अमल हो रहा है यहाँ पर। तो कंडेंसेशन का अमल जो है वो हमेशा जो है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इसके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट है डिजॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट को जब हम पानी के अंदर हल करते हैं तो जो सोडियम और कार्बोनेट के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, तो उसके दौरान जो है वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जो वाटर और सोडियम और कार्बोनेट के दरमियान नए बॉन्ड्स बनेंगे तो उसके दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज भी होगी। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है जबकि अब्जॉर्ब या जज़ब जो है वो कम हो रही है। तो ये अमल जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डज नॉट टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। वजाहत करें कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके दरमियान जो रिएक्शन है वो आम हालात में नॉर्मल कंडीशंस में क्यों नहीं होता, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, लेकिन आसमानी बिजली की मौजूदगी में दीज गैसेस रिएक्ट टू गिव NO। तो ये गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपके पास बना देती हैं। द रिएक्शन स्टॉप्स एज सून एज द लाइटनिंग स्टॉप्स। और जैसे ही लाइटनिंग स्टॉप हो जाती है तो रिएक्शन भी क्या हो जाता है, स्टॉप। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, आम हालात में, द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डज नॉट टेक प्लेस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान रिएक्शन नहीं होता बिकॉज इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो हीट देनी पड़ती है, एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो ये एक हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज वेरी हाई। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा हाई है। लाइटनिंग प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जो लाइटनिंग है, जो आसमानी बिजली है, वो इसे इतनी ज्यादा एनर्जी दे देती है हीट और लाइट की सूरत में टू ओवरकम दिस एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि वो ये इस एक्टिवेशन एनर्जी पर गालिब आ जाएं या उनकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो जाए कि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सके। सो दीज गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरह ये गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बनाती हैं। व्हेन द लाइटनिंग स्टॉप्स, जब लाइटनिंग या आसमानी बिजली जो है वो बंद हो जाती है, द एनर्जी सोर्स इज रिमूव। तो एनर्जी का सोर्स ही रिमूव हो गया तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है एंड रिएक्शन स्टॉप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है अ रिएक्शन बिटवीन नेचुरल गैस CH4 एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन यू मिक्स देम। एक जो रिएक्शन है, जो नेचुरल गैस CH4 जो है आप घरों में यूज करते हैं और ऑक्सीजन के दरमियान, वो नहीं होता जब आप उन्हें मिक्स करते हैं। एज सुन एज यू शो अ बर्निंग मैच स्टिक, लेकिन जैसे ही आप उसको माचिस की तीली से आग लगाते हैं, द रिएक्शन स्टार्ट्स इमीडिएटली। तो रिएक्शन फौरन से होने लग जाता है। एंड देन इट कंटिन्यूज अंटिल वन और बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स इज और आर यूज्ड अप। और ये उस वक्त तक जारी रहता है कि जब दोनों में से जो एक रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाए। एक्सप्लेन, वजाहत करें। A reaction between natural gas CH4 and atmospheric oxygen does not take place। एक जो रिएक्शन है नेचुरल गैस CH4 और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी कि हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो नहीं होता। व्हेन यू मिक्स देम, जब आप इन्हें मिक्स करते हैं, बिकॉज फॉर देयर रिएक्शन टू प्रोसीड, क्योंकि उनका रिएक्शन करवाने के लिए मीथेन CH4 एंड ऑक्सीजन O2 नीड एन इनिशियल एनर्जी टू क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो उन्हें शुरू में कुछ इनिशियल एनर्जी चाहिए या इब्तदाई एनर्जी चाहिए ताकि वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है, जो रुकावट है, उसे पार कर सके। उनकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो सके कि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सके। द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, वो एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, इज प्रोवाइडेड बाय द बर्निंग मैच स्टिक। तो वो जो है वो माचिस की तीली से जो है वो दी जाती है। वंस द रिएक्शन बिगिंस, एक मरतबा रिएक्शन का आगाज हो जाए, इट बिकम्स द सेल्फ सस्टेनिंग।
तो ये खुद ब खुद ही होता रहता है एंड रिलीजेस हीट, और इसके नतीजे में जो है वो हीट जो है वो रिलीज होती है। द रिएक्शन कंटिन्यूस अंटिल वन और बोथ रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप, और रिएक्शन उस वक्त तक जारी रहता है जब दोनों में से एक जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।